बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप सब लोग अल्लाह पाक के फजलो करम से ठीक होंगे। आज हम 9th फिजिक्स चैप्टर 1 क्विक रिव्यू के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। मैं हूँ मोहम्मद सुफियान, आपका फिजिक्स टीचर। इस चैप्टर को रिव्यू करने का मकसद, हमने पूरे चैप्टर को रिव्यू करना है। मकसद इसका ये है कि आप जो एमसीक्यू चैप्टर के अंदर से आते हैं उनको हमने कैसे टैकल करना है और किस किस तरह के एमसीक्यू जो है पेपर में यहाँ से आ सकते हैं और उनको हमने किस तरह से टैकल करना है। आइए हम इस वीडियो में सीखते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे और उनको मेजर कैसे करना है। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे हमने मेजर करना है, क्या उनके यूनिट्स हैं, किस तरह के एमसीक्यू पेपर में आ सकते हैं, आते हैं, जो उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अल्लाह पाक के नाम से। कि सबसे पहले हमारे पास जो है ये इस चैप्टर में उसने हमें बताया कि जो फिजिक्स के बारे में है, ठीक है। सबसे पहले उसने हमें इंफॉर्मेशन दी है साइंस के बारे में। किसके बारे में? सबसे पहली इंफॉर्मेशन है साइंस के बारे में। साइंस, अगर हम साइंस को देखें तो ये लैटिन वर्ड साइंसिया से डिराइव्ड है। लैटिन वर्ड साइंसिया है। लैटिन वर्ड है साइंसिया। साइंस लातीनी जुबान के लफ्ज साइंसिया से माखूज है, डिराइव्ड है, जिसका मतलब है नॉलेज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि साइंसिया का क्या मतलब है, नॉलेज है, और ये लैटिन वर्ड साइंसिया से डिराइव किया गया है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास 18वीं सदी तक जो है हमारे पास हम जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को हम डिस्कस करते थे तो उसको हम नेचुरल फिलोसफी का नाम देते थे। नेचुरल फिलोसफी। लेकिन जैसे ही नॉलेज बढ़ता गया तो नेचुरल फिलोसफी हमारे पास दो बड़ी शाखों में बढ़ गई। एक हमारे पास है फिजिकल साइंस, और दूसरी हमारे पास थी बायोलॉजिकल साइंस। जो हमारे पास फिजिकल साइंस है, नाम से ही ये बात क्लियर हो रही है कि ये हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताएगी, जो कि गैर जानदार होते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, व्हाइट बोर्ड, दीवार वगैरह। और बायो का मतलब हमें पता है लाइफ होता है, तो बायोलॉजिकल साइंस जो है ये हमें इंफॉर्मेशन देगी, नॉलेज देगी किसके बारे में, जो चीजें हमारे पास लिविंग हैं, जो जिंदा होती हैं, उनके बारे में। बाद में हमारे पास ये जो हमारे पास जो है फिजिकल साइंस, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी में ये हमारे पास चेंज हो गई। और फिर हम देखते हैं जो हमारे पास फिजिक्स है, इसकी थोड़ी सी डिफाइन देखते हैं। यहाँ पे ये एमसीक्यू पूछ सकता है कि नेचुरल फिलोसफी उसकी कौन सी दो शाखें हैं, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। 18वीं सदी तक जो हमारे पास नॉलेज को हम एक्सप्लेन करते थे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में, वो था हमारे पास नेचुरल फिलोसफी। बाद में हमारे पास जो नेचुरल फिलोसफी है वो दो शाखों में बट गई, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। उसके बाद हमारे पास जो फिजिक्स है, कि फिजिक्स की हम अक्सर डिफाइन पढ़ते हैं कि ये हमारे पास साइंस की वो ब्रांच है जो हमारे पास मैटर, एनर्जी और उनके दरमियान जो रिलेशन है उसको हमें बताती है। और यहाँ पे उसने लिखा कि जो हमारे पास कार इज मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स। कार जो है मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पे बनाई जाती है, और जो रेफ्रिजरेटर है ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पे हम बनाते हैं। उसके बाद ये जो ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स हैं हमारे पास लिखी गई हैं, तो 9 ब्रांचेज हैं यहाँ पे, जिनको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। इसका कोई नाम भी पूछ सकता है, ये शॉर्ट में अक्सर फिजिक्स की डिफाइन के साथ ये कोई एक या दो पूछ लेते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो आगे है फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज।
फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास कोई भी जो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उस क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी को बयान करने के लिए हमारे पास दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट, वो यूनिट जिसमें वो चीज हमने मेजर की है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने 10 किलोग्राम आटा लेना है, जैसे आजकल बड़ा आटा महंगा हुआ पड़ा है 10 किलोग्राम। अब जो 10 है हमारे पास ये वो वैल्यू है, क्वांटिटी है, और केजी हमारे पास ये वो यूनिट है जिसमें इसको हमने मेजर किया है। ये केजी हमारे पास यूनिट है, ये वो यूनिट है जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया है, और ये उस क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बयान करने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। आपके बुक में भी उसने लिखा कि वन इज द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड जो कि हमारे पास 10 है, और दूसरी हमारे पास क्या होती है उसका एसआई यूनिट जिसमें उसको हमने मेजर किया है। तो उसके बाद हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं हम इनको एमसीक्यू बेस पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी हैं ये हमारे पास दो तरह की होती हैं, बेस क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। नंबर 1 है हमारे पास बेस, और नंबर 2 है डिराइव्ड क्वांटिटी। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे कि फिजिकल क्वांटिटीज की कौन सी दो ब्रांचेस हैं, बेस क्वांटिटी और ड्राई क्वांटिटीज हैं। अब जो बेस क्वांटिटी ये इसके बारे में जो पेपर में अक्सर एमसीक्यूज पूछता है वो ये होता है कि बेस क्वांटिटी हैं कितनी। हमारे पास 7 बेस क्वांटिटी हैं, और जो बेस यूनिट बनेंगे वो 7 बेस क्वांटिटी से ही बनेंगे। आगे डिराइव्ड क्वांटिटीज जो हैं आपने इनको अच्छे से याद करना है। इनमें से एमसीक्यूज में पूछता है कि इनमें से कौन सी डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो हमने उसको बता देना है, और इनमें से कौन सी हमारे पास बेस क्वांटिटी है हम वो भी बता सकते हैं। नाम से हमारे पास क्वांटिटी वो होती हैं जिसकी बेस पे हम दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच क्वांटिटीज। तो बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस, जिसकी हमने बेस पे दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं। इसमें हमारे पास लेंथ, टाइम, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज में होती हैं। इसमें हमारे पास है टाइम, मास, करंट, टेम्परेचर, इंटेंस, लेंथ, उसके बाद है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इनको आपने अच्छे से साथ के साथ जो डिफाइन ये है हमारे पास बेस क्वांटिटीज, इनको याद रखना है। इनके आगे हम बेस यूनिट्स भी करेंगे। उसके बाद हमारे पास आगे नेक्स्ट आती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। नाम से जाहिर है कि डिराइव, जो कि डिराइव हो बेस क्वांटिटी से, वो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। वो क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटी से डिराइव हो वो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। और इनमें हमारे पास जो है एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर भी होगा हमारे पास, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, स्पीड, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और हमारे पास वर्क भी है। ये हमारे पास हैं डिराइव क्वांटिटीज, और ये वो क्वांटिटी हैं जो कि हमारे पास बेस क्वांटिटी से ली गई हैं।
उसके बाद है हमारे पास सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। तो 11वीं सदी में पेरिस में 1960 में 1960 में पेरिस में दुनिया के साइंटिस्ट इकट्ठे हुए। उन्होंने सोचा कि कोई हम ऐसा वर्ल्ड वाइड सिस्टम दें जिसमें पूरी दुनिया में जो लोग हैं, अगर मैस को मेजर करें तो किलोग्राम में करें, ठीक है, मतलब अब पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम हो। हर चीज को, अगर पाकिस्तान में जिस चीज हम अगर किसी चीज को मेजर कर रहे हैं जिस यूनिट में, तो इंडिया में, साउथ अफ्रीका में, पूरी दुनिया में उसी में मेजर हो। तो 19वीं सदी में, सॉरी 1960 में 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस में। तो वहां पे जो हमारे पास एक सिस्टम जो अडॉप्ट किया गया उसको हम बोलते हैं SI यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसमें हमारे पास मैस का जो है किलोग्राम यूनिट रखा गया, लेंथ का रखा गया हमारे पास मीटर, इस तरह से बाकी भी हमारे पास SI यूनिट रखे गए। तो ये हमारे पास उसने बुक में आगे एक्सप्लेन करेगा कि बेस यूनिट जो है वो यूनिट जो हमारे पास बेस क्वांटिटी से बनते हैं वो बेस यूनिट होते हैं, जो डिराइव्ड क्वांटिटी से बनते हैं वो डिराइव होते हैं। अब हमारे पास जैसे लेंथ है उसका जो सिंबल L है और उसका मैस जो उसका SI यूनिट है वो मीटर है, मैस का SI यूनिट किलोग्राम है। उसके बाद हमारे पास जो है करंट का हमारे पास होता है एम्पेयर, टेम्परेचर का हमारे पास केल्विन है, लेंथ का हमने देखा कि मीटर होता है, टाइम का हमारे पास सेकंड है, और उसके बाद हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इसका कंडेला रखा गया, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हमने रखा है मोल, SI यूनिट। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास डिराइव्ड यूनिट है, इसके बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि ये डिराइव्ड यूनिट हमने डिफाइन में कहा कि वो क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज से बनती हैं वो बेस डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। और अब डिराइव्ड क्वांटिटीज में अब जैसे हमारे पास जो वॉल्यूम है ये हमारे पास होता है लेंथ का क्यूब, ठीक है। अगर हमारे पास रेक्टेंगल का हो, जैसे हमारे पास स्क्वायर का हो, स्क्वायर का हमारे पास ये होता है क्योंकि स्क्वायर में हर तमाम साइडें सेम होती हैं। अब हमें पता है कि लेंथ का अभी हमने बेस यूनिट कहा कि मीटर होता है, तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ लेंथ की बजाय मीटर, क्योंकि लेंथ का जो बेस यूनिट है वो मीटर है, तो मीटर क्यूब, तो हमारे पास ये जो मीटर क्यूब बन गया। देखिए कि हमने बेस यूनिट को इस्तेमाल करते हुए हमने डिराइव यूनिट को बनाया है। तो ये वॉल्यूम हमारे पास मीटर क्यूब इसका SI यूनिट होता है। अगर हम एरिया की बात करें तो हमारे पास जो एरिया होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ या विड्थ हम इसको बोलते हैं। अब जो हमारे पास विड्थ या ब्रेथ है या जो हाइट है, ये भी डायमेंशन मैस लेंथ की ही देती हैं, ये भी दरअसल हमारे पास लंबाइयां ही होती हैं। इनका SI यूनिट भी हमारे पास मीटर ही होता है। लेंथ का मीटर है और ब्रेथ का मीटर है, तो ये मीटर स्क्वायर बनेगा। देखिए हमने दो बेस यूनिट यूज करके एक हमने एरिया का ड्राइव्ड यूनिट हमने निकाला है। इसी तरह से ये हर एक चीज का SI यूनिट हमारे पास निकलता आएगा बेस यूनिट को इस्तेमाल करते हुए। ये उसने टेबल जो है आपकी बुक पे से दिखाया गया है, इसमें सारे के सारे हमने लिखे हुए हैं। मैं आपको पढ़ भी देता हूँ कि स्पीड का हमारे पास SI यूनिट चैप्टर नंबर हम इसको आगे पढ़ेंगे तो 2 में, तो वहां पे एक्सप्लेन मैं करूंगा इसको कि किस तरह से हमने इसको निकाला है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस अगर हम इसके नाम से देखें तो प्री का मतलब होता है पहले आना, प्री होना का मतलब पहले आना, फिक्स होना, प्रीफिक्सेस के पहले ही फिक्स हो जाना। और किस चीज का किस चीज से पहले फिक्स होना, हमारे पास कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होंगी, ठीक है, कुछ प्रीफिक्सेस होंगे, उनका SI यूनिट से पहले आ जाना, इसको बोलते हैं प्रीफिक्सेस। तो ये हमारे पास होते हैं। हमारे पास बुक्स में काफी प्रीफिक्सेस दिए गए हैं, डेसी, मिली, किलोग्राम, माइक्रो, मेगा, ठीक है, नैनो है। तो हमारे पास एक्सा, टेरा, पेटा, काफी सारे हमारे पास दिए गए हैं बुक्स में। तो ये अक्सर MCQs के तौर पे पेपर में भी आते हैं। और ये हमारे पास पेज नंबर 7 पे साइड में दिए गए हैं बुक के, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास है प्रीफिक्सेस जो कि पेपर में ये एज इट इज पूछ जाते हैं। और ये हमारे पास किसी भी SI यूनिट से पहले यूज होंगे। जैसे हमारे पास फर्ज करें मैंने लिखा हुआ है 3000 ग्राम। अब कोई मैथ है किसी चीज का 3000 ग्राम है, 3000 ग्राम है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि 3 मल्टीप्लाई
3 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम, क्योंकि 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पूरे का पूरा बन जाएगा 3000 बन जाएगा। और जो किलो का हजार का मतलब होता है वो होता है केजी, जो कि 10 टू रेज साइंटिफिक नोटेशन में 10 टू रेज पावर 3 होगा। और 10 टू रेज जो 3 है इसी को तो हम किलो बोलते हैं। तो ये देखें कि 10 टू रेज 3 की जो वैल्यू है किलो के बराबर है, और ये किलो हमारे पास एक प्रीफिक्स है जो कि ग्राम एसआई यूनिट से पहले लगाया गया है। हमने जो हमारे पास ग्राम जो यूनिट से पहले लगाया गया है, वैसे किलोग्राम हमारे पास एक एसआई यूनिट है। अगर यहाँ पे मैं उसके बाद जो कंपाउंड प्रीफिक्सेस होते हैं वो अलाउड नहीं होते, मतलब कि यहाँ पे 2 टाइम किलोग्राम किलो किलो नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास मेगाग्राम मेगा भी होंगे, माइक्रो में भी होंगे, माइक्रोग्राम हो सकता है, मेगाग्राम हो सकता है। तो इसी तरह से जो जितने भी प्रीफिक्सेस हैं हमारे पास ये बारी बारी यूज होते रहेंगे। तो प्रीफिक्सेस का जो मकसद होता है, जब हमारे पास एक बहुत बड़ी कोई रकम लिखी हुई हो, कोई बहुत बड़ी हमारे पास काउंटिंग लिखी हुई है, या किसी चीज को हमने मेजर किया है उसका आंसर काफी बड़ा आ रहा है, तो उसको छोटा करने के लिए, उसको स्मॉल करने के लिए, उसको स्पेसिफिक रेंज में लिखने के लिए तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं प्रीफिक्सेस का। तो ये हमारे पास काफी हेल्पफुल हमारे पास साबित होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है कि साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं कि किसी भी नंबर को अगर बहुत बड़ा है, जैसे मैंने प्रीफिक्सेस में कहा कि हमारे पास अगर कोई नंबर है, कोई वैल्यू बहुत बड़ी है, तो उसको हम स्पेसिफिक रेंज में छोटा लिखने के लिए हम प्रीफिक्सेस का यूज करेंगे। और प्रीफिक्सेस का यूज किसकी हेल्प से करेंगे, वो साइंटिफिक नोटेशन में उसको लिख के, फिर साइंटिफिक नोटेशन में लिख के उसको शॉर्ट कर सकते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए को हम प्रीफिक्सेस के मदद से प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए हम उसको मजीद छोटा कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन में था 3000 को मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, तो 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 3 आया। और अगर इसकी मैं 10 टू रेज 3 की वैल्यू इसकी बजाय पुट कर दूं, तो ये हमारे पास साथ में हमने इस प्रीफिक्स को ऐड कर दिया है। ये जो फॉर्म है ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है। अब साइंटिफिक नोटेशन का फायदा क्या है, फर्ज करें हमारे पास एक बहुत बड़ी वैल्यू है 28 के साथ मैंने काफी ज्यादा सारे मैंने जीरो लगा दिए हैं, फिर 1 5 7 फिर जीरो लगे हुए हैं। चलिए इनको भी हम जीरो ही समझ लेते हैं। अब इतनी बड़ी वैल्यू को मैं क्या लिखूंगा, साइंटिफिक नोटेशन का तरीका ये होता है कि जब भी आपने किसी भी आपके पास कोई क्वेश्चन दिया गया है, उसको कहेंगे साइंटिफिक नोटेशन में आपने लिखना है, तो सबसे जो आसान तरीका होता है कि नॉन जीरो डिजिट को, एक नॉन जीरो डिजिट बचाना है हमने, उसके फौरन बाद लगाना है हमने पॉइंट, फौरन बाद पॉइंट लगाना है, और देखना है कि इसके पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं तो 10 की पावर हमने उतना ही कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो इसको मैं 2.8 मल्टीप्लाई 10 टू रेज में 13 कर दूंगा। हम पॉइंट के बाद ये जो जीरो है इनको भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट फिगर में हम इनको पढ़ेंगे कि कौन से लिखने हैं, कौन से सिग्निफिकेंट हैं, कौन से काम के हैं, कौन से काम के नहीं हैं। जब इतनी बड़ी हमारे पास वैल्यू थी, उसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन की मदद से मैंने उसको ऐसे लिखा कि 2.8 10 टू 13। और बाद दफा हम रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कभी जीरो हम 2 डिजिट्स के बाद लगाएंगे, कभी 3 के बाद, कभी 4 के बाद, कभी पहले जीरो पॉइंट लिख के लगाएंगे। वो तो हमारे पास क्या होता है कि कंडीशन के मुताबिक हम इसको लगाएंगे। और अगर हमारे पास जब हम किसी होल नंबर में हम पॉइंट्स लगाएंगे तो पावर प्लस में आएगी। अगर पॉइंट डेसिमल पॉइंट में हम आगे की तरफ मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, तो पावर हमारे पास माइनस में आएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास अगर ऐसे लिखा हुआ हो कि 0.2, तो इसको मैंने अगर साइंटिफिक नोटेशन 1.57 लिखा है, अगर मैं पॉइंट को मैं दाएं तरफ लेके जाऊंगा, राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो पावर प्लस में होगी। और अगर पॉइंट को मैं लेफ्ट साइड पे लेके आऊंगा तो पावर हमारे पास सॉरी अगर हाँ अगर मैं इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो पावर हमारे पास नेगेटिव होगी। और पॉइंट से मैं अगर इस डायरेक्शन में लेके आऊंगा तो हमारे पास पावर प्लस में होगी।
अगर मैं इसको लिखूं कि 1.0257 तो पावर प्लस में होगी। ये पॉइंट जब यहाँ पे शिफ्ट हुआ है तो हमारे पास 10 टू रेज 1 बनी, और जब यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो 10 टू रेज हमारे पास 10 टू रेज 2 बन गई प्लस में। और अगर मैं इसी पॉइंट को स्टूडेंट्स में इसको इस डायरेक्शन में लेफ्ट राइट साइड में इसको लेके जाऊं राइट साइड पे, तो हमारे पास जो पावर है वो माइनस में होगी। कैसे? तो मैं इसको लिखूंगा कि 1.025, अगर मैं 5 के बाद पॉइंट लगाता हूं तो 10 टू रेज हमारे पास -1 बन जाएगी। तो क्या सीखा हमने कि जब हम होल नंबर में किसी होल नंबर के में अगर हम पावर को इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो जैसे हम आगे की तरफ मूव करेंगे तो पावर हमारे पास प्लस में जाएगी। और फ्रैक्शन में अगर हमारे पास आ जाए सॉरी डेसिमल पार्ट में, फ्रैक्शन में जो ओवर में होता है वो होता है। अब अगर इसको मैं पॉइंट को लगा हुआ है, पॉइंट को मैं मजीद इस तरफ शिफ्ट करूंगा, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो हमारे पास पावर प्लस में आएगी। अगर पॉइंट को मैं राइट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो हमारे पास प्लस पावर माइनस में आएगी। इसकी मैं एक और एग्जांपल आपके सामने करता हूं कि अगर हमारे पास 0.259 है, अब यहां से अगर मैंने मजीद पॉइंट को मैंने इधर शिफ्ट करना है तो फिर मैं क्या करूंगा, अगर पॉइंट को मैंने इधर शिफ्ट करना है तो फिर मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने ऊपर रूल बताया तो हम इसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर मैं पॉइंट यहाँ पे लगाऊं तो 10 टू रेज हमारे पास क्या बनेगा, गौर से देखें तो हमारे पास 10 टू रेज बन जाएगा तो हमारे पास 10 टू रेज माइनस में जाएगा आंसर। अगर यहाँ पे 10 टू रेज -1, 10 टू रेज -2, सो ऑन 10 टू रेज -3, ऐसे ही हमारे पास वैल्यू चलती जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो 2.59 10 टू रेज -1 होगा। अगर यहाँ पे लगाऊं तो 10 टू रेज -2 होगा, यहाँ पे लगाऊं तो 10 टू रेज -3। और अगर इसी पॉइंट को मैं शिफ्ट करूं इस डायरेक्शन में तो इससे पहले पॉइंट को लेके आऊं तो हमारे पास 0.0259 तो 10 टू रेज हमारे पास इस डायरेक्शन में गए तो हमारे पास पावर नेगेटिव हो रही थी, जब हम इसको वापसी लेके आए तो पावर हमारे पास प्लस में हुई। और इस पॉइंट को शो करने के लिए यहाँ पे मैं 0 लगा दूंगा ताकि पॉइंट हमारे पास अच्छे से शो हो। उम्मीद है कि आपको ये जो साइंटिफिक नोटेशन है इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। मजीद जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगी। और जो आपके पास एक एमसीक्यू पेपर में आता है कि वो आता है कि 10 टू 6.10 टू 24 किलोग्राम हमारे पास जमीन का मैस है, वो बार दफा ग्राम में पूछता है। तो यहाँ पे हम फिर क्या करते हैं कि जो हमारे पास किलो प्रीफिक्स है उसकी वैल्यू 10 टू 3 होती है। बुक के पेज नंबर 7 पे वो जो बॉक्स है उसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो अब बेसिस सेम है, क्योंकि मैंने किलो की वैल्यू लिख दी 10 टू 3। अब बेसिस सेम है तो पावर्स हमारे पास ऐड होगी। मैथमेटिक्स का ये बहुत ही प्यारा रूल है कि जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। तो 6 मल्टीप्लाई 10 टू 27 ग्राम, तो ये अक्सर एमसीक्यू आता है। अगर वो किलोग्राम में पूछे जमीन का मैस जो है तो हम इसको सही तस्वुर करेंगे। अगर वो साथ में ये ऑप्शन ना दे तो ग्राम दिया गया हो तो हम इसको सही तस्वुर करेंगे। ठीक है? तो अक्सर ये पेपर में इस तरह से एमसीक्यूज आया हुआ है, इस फॉर्मेट में भी आया हुआ है, इस फॉर्मेट में भी आया हुआ है। और ये आप चैप्टर 5 के जो ग्रेविटेशन है उसके आर्टिकल में हम लोग इसको अच्छे से रीड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है मीटर रूल। स्टूडेंट्स हमारे पास जो मीटर रूल है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये बुक के ऊपर बना हुआ है। ये मीटर रूल जो कि हमारे पास जस्ट लकड़ी का स्केल होता है, ये लेबोरेटरीज में भी अक्सर ये यूज होता है हमारे पास। अब इसके बारे में जरा गौर से सुने कि इसमें से कौन से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। अमूमन ये हमारे पास नॉर्मली ये 1 मीटर होता है लंबा, इसकी लेंथ होती है हमारे पास 1 मीटर होती है। और हमें पता है कि एक 1 मीटर के अंदर हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब इसके ये जो काउंटिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि जब ये 1 है इसके बाद ये 2 है तो इसके दरमियान ये 1 है 2 है, इसके दरमियान में छोटी छोटी लाइंस होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आपको दीजिए।
मतलब कि 1 से 2 सेंटीमीटर के दरमियान में छोटी 9 लाइंस होंगी। ये 1 सेंटीमीटर 1.1, ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, फिर इसके बाद हमारे पास 2 बन जाएगी पूरी। जहाँ हम इसको कह सकते हैं कि 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और पूरा 2। तो ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि पूरा 1 मीटर लंबा होता है, उस पे 100 सेंटीमीटर, इस पे जो 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर का होता है, एक जो मीटर है। और 1 मीटर से दूसरे मीटर के दरमियान छोटी जो लाइन होती हैं वो हमारे पास कितनी होगी, 10 बन जाएगी टोटल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर के अंदर हमारे पास 10 मिलीमीटर होंगे। तो ये फिर जो लाइन हुई यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारे पास, इधर से लेके इधर तक, तो ये इक्वल हमारे पास हुई 1 मिलीमीटर। इसका मतलब जो है कि ये जो हमारे पास पहला पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सबसे छोटा पॉइंट है इसमें, जो कि सबसे कम लेंथ जो मालूम कर सकता है वो इक्वल टू 1 मिलीमीटर है, क्योंकि सबसे छोटा पॉइंट हमारे पास ये है। और अगर किसी चीज की मैंने लेंथ मालूम करनी है सबसे कम, तो इससे तो कम ये लेंथ मालूम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें जो सबसे कम जो लेंथ मालूम कर सकता है, ये जो हमारे पास मीटर रूल है वो 1 मिलीमीटर है। और कोई भी हमारे पास डिवाइस जो मेजरमेंट कर सकती है, वो सबसे कम जो मेजरमेंट करे तो उसको हम उसका लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो हमारे पास जो मीटर रॉड है इसका लीस्ट काउंट हमारे पास 1 मिलीमीटर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू बन सकता है। तो उसके बाद हमारे पास है मेजरिंग टैप, जो कि ये डिफरेंट रेंजेस में होती है। ठीक है, इस पे सेंटीमीटर के अलावा ये इंचेस में भी इस पे जो काउंटिंग लिखी होती है। उसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो है वर्नियर कैलिपर। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्नियर कैलिपर, इसके बारे में अभी हम देखते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि वर्नियर कैलिपर कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास वर्नियर कैलिपर है। ये इसको मैं अगर देखूं तो ये इसके भी हम पे हमारे पास मेन स्केल होती है। ठीक है, और ये जो स्केल है ये इसको वर्नियर स्केल बोलते हैं। ये घूमती है और ये इसके लोअर जाज हैं, ये इसके अपर जाज हैं। इसके अंदर किसी चीज को हम रख के उसका इंटरनल डायमीटर भी मालूम कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ चीजें मालूम करने के लिए हमारे पास होता है। तो अब हमारे पास जो मीटर रूल था ना, वो तो 1 मिलीमीटर का किसी भी चीज की मेजरमेंट कर सकता था, 1 मिलीमीटर। तो उससे थोड़ी मेजरमेंट करने के लिए, उससे अगर किसी चीज की जो उससे भी कम लेंथ किसी की हो, तो वो मालूम करने के लिए हमारे पास मीटर रोड जो था वो सूटेबल नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने कोशिश की, तो उससे जो बेहतर चीज बनाई गई, डिवाइस बनाई गई, वो वर्नियर कैलिपर है, जो कि हमारे पास 0.1 मिलीमीटर तक ये मेजरमेंट कर सकता है, जो कि इक्वल टू सेंटीमीटर में होगी 0.01 सेंटीमीटर हमारे पास। अब जो हमारे पास इसमें मेन स्केल है, उस पे हमारे पास जो काउंटिंग है लिखी हुई है, हमारे पास 12 सेंटीमीटर तक है ये। ठीक है, और वर्नियर में हमारे पास 10 तक होती है। तो ये एमसीक्यू भी पूछा जाता है कि जो डिवीजन है वर्नियर स्केल पे कितनी होती हैं, वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। और इसकी हमारे पास उसने कुछ चीजें लिखी हैं कि मेन स्केल है सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर मार्क्स ऑन इट। जो मेन स्केल है हमारे पास, इस पे सेंटीमीटर में भी होते हैं और मिलीमीटर में भी। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे हमारे पास 12 सेंटीमीटर तक है, तो दरमियान में हर 1 सेंटीमीटर से दूसरे सेंटीमीटर के दरमियान में 10 मिलीमीटर होंगे। तो उसके बाद उसने कहा कि द अदर जाज इज मूवेबल, इट हैज वर्नियर स्केल, और वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन होते हैं। ये भी एमसीक्यू पेपर में एक दफा पूछा गया है। ठीक है, इसका मतलब कि 10 डिवीजन है, तो एक डिवीजन से दूसरे के दरमियान में इट सच दैट ईच ऑफ इट्स डिवीजन इज 0.1 मिलीमीटर। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया कि दरमियान में 9 है, तो 0.9 मिलीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक दरमियान में हमारे पास 9 डिवीजन हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि हर जो डिवीजन है 0.9 के बराबर होगा। 0.9 के बराबर हमारे पास हर जो होगा वो मिलीमीटर के बराबर होगा। तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, तो 1 माइनस 0.9 करूं मैं, 1 मिलीमीटर माइनस 0 पॉइंट, तो ये 0.1 मिलीमीटर बनता है। और ये जो डिफरेंस है हमारे पास 1 में से जो 0.9 मिलीमीटर मैंने माइनस किया,
तो 0.1 मिलीमीटर आया, तो यही इसका लीस्ट काउंट है। तो ये लीस्ट काउंट हमारे पास इसका कितना हो सकता है, 0.1 मिलीमीटर में अगर एमसीक्यूज आए तो 0.1 मिलीमीटर होगा, अगर सेंटीमीटर में आए तो 0.01 सेंटीमीटर हमारे पास इसका लीस्ट काउंट होगा। मतलब कि ये कम से कम 0.1 मिलीमीटर तक मेजरमेंट कर सकता है किसी चीज की, और 0.01 सेंटीमीटर तक कर सकता है। या फिर उसके बाद इसका जो एस जो हमारे पास फॉर्मूला लिखा है उसने कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो ये तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो उसने कहा कि स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल पे जो कम से कम रीडिंग होती है वो 1 मिलीमीटर हमारे पास होती है। और डिवीजन कितने होते हैं वर्नियर स्केल पे, नंबर ऑफ डिवीजन हमारे पास 10 होते हैं। तो ये हमारे पास इसको बोलते हैं कि हमारे पास जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.1 मिलीमीटर। उसके बाद है जीरो एरर जीरो करेक्शन, और हमारे पास पॉजिटिव एरर कब होता है, नेगेटिव एरर कब होता है। अगर मैं वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों को नरमी से बंद करूं और इसका जो जीरो है, वर्नियर का जीरो मेन के जीरो के साथ अगर बिल्कुल आमने सामने हो, इस तरह से हो कि ये मेन का जीरो हो, ये वर्नियर का जीरो आमने सामने हो, तो कोई भी एरर नहीं होगा। और अगर वर्नियर का जीरो मेन के जीरो की लेफ्ट साइड पे होगा, बाईं तरफ होगा, तो हमारे पास एरर होगा, और इस एरर को नेगेटिव एरर बोलते हैं। और अगर वर्नियर का जीरो मेन के जीरो के दाईं तरफ होगा, ये मेन का जीरो है, अगर वर्नियर का जीरो दाईं तरफ होगा तो ये पॉजिटिव एरर है, अगर बाईं तरफ होगा तो ये हमारे पास नेगेटिव एरर है। इसको मैं ऐसे याद रखवाता हूँ स्टूडेंट्स को कि जैसे अगर हम दाएं हाथ से खाना खाएं तो ये पॉजिटिव चीज है, अगर हम बाएं हाथ से खाना खाएं तो ये नेगेटिव चीज है। तो ये जब ये वर्नियर का जीरो मेन के जीरो के दाएं तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव है मिस्टेक, लेकिन पॉजिटिव काम कर रहा है। अगर वो पीछे ही रह जाए उस पे तो फिर हमारे पास ये नेगेटिव है। और नेगेटिव पॉजिटिव एरर को हम ऐसे खत्म करते हैं कि जब हम एंड रिजल्ट में से जितना एरर है वो माइनस कर देंगे पॉजिटिव को खत्म करने के लिए, ताकि इसको जीरो के बराबर लेके आया जा सके। और नेगेटिव एरर को खत्म करने के लिए एंड रिजल्ट में प्लस करते हैं, ताकि ये जो इतनी कमी है इसको कंपनसेट किया जा सके, और मेन के जीरो को वर्नियर के जीरो के बिल्कुल एंड आमने सामने लेके आया जा सके। तो उसके बाद हमारे पास है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज जो है हमारे पास ये जो वर्नियर कैलिपर से भी अच्छी मेजरमेंट लेनी हो तो हम लोग स्क्रू गेज यूज करते हैं। अब जो मेजरमेंट हमारे पास मीटर रूल नहीं कर सकता उसको परफॉर्म करेगा वर्नियर कैलिपर, और अगर वर्नियर कैलिपर हमारे पास परफॉर्म ना करे तो हम किसको यूज करते हैं, स्क्रू गेज को। अब स्क्रू गेज जो है हमारे पास ये भी आपने अक्सर बुक पे देखा होगा, यहाँ पे तो हमने एमसीक्यू यहाँ पे देखने हैं कि कौन से बनते हैं। तो हमारे पास इसमें जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है कि ये कम से कम कितनी मेजरमेंट कर सकता है। तो हमें पता है कि ये इसने 0.1 मिलीमीटर की है, वो 0.01 मिलीमीटर करेगा, और सेंटीमीटर में 0.001 सेंटीमीटर करेगा। तो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला होता है, ये पिच ऑफ स्क्रू गेज जो कि हमारे पास होती है 1 मिलीमीटर, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल जो कि हमारे पास सर्कुलर स्केल पे डिवीजन कितने होते हैं, हमारे पास 100 डिवीजन होते हैं। ठीक है, और पिच कैसे मालूम करते हैं, जब मैं इसको यहाँ से घुमाऊंगा, हल्का सा घुमाऊंगा, तो जितने दर्जे हमारे पास की डिवीजन घूम जाएगा तो वो हमारे पास क्या होता है, उसके एक पिच होती है। ठीक है, और टोटल जो सर्कुलर स्केल पे जो डिवीजन है, जो सर्कुलर स्केल ये जो घूमती है इसकी गिर्द, ये स्केल जो घूम रही होती है, तो इस पे कितने हैं डिवीजन हमारे पास, वो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास टोटल डिवीजन है जो कि सर्कुलर स्केल पे है, तो इसको सर्कुलर स्केल डिवीजन बोलेंगे। और पिच को दोबारा से समझें, जो 1 मिलीमीटर है, कि जैसे ही मैं इसको सर्कुलर स्केल को घुमाऊंगा रेस्ट से पकड़ के, जैसे ही घुमाऊंगा तो जब ये एक चक्कर लगाएगी तो ये जो मेन स्केल है इसके ऊपर आगे की तरफ आएगी, और 1 मिलीमीटर डिस्टेंस ये कवर कर देगी, तो वो हमारे पास जो है डिस्टेंस पिच होगा। तो स्क्रू गेज की जो पिच कितनी होती है, 1 मिलीमीटर है, और सर्कुलर के कितने डिवीजन होते हैं, 100। इसको मैं डिवाइड करूं तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.01 मिलीमीटर में होगा। और जब हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास 0.001 सेंटीमीटर में ये हमारे पास मेजरमेंट देगा। तो ये आपके पास आंसर भी एमसीक्यू भी है। इसको कैसे मैंने इसमें कन्वर्ट किया मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि 0.01 और मिली होती है 10⁻³ होता है,
तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 0.01 10 टू रेज -1 मल्टीप्लाई 10 टू रेज -2। बेसिस सेम है, पावर ऐड होके वही बन जाएगा। और हमें पता है कि 10 टू रेज ये 0.01 है, तो डिवाइड बाय नीचे बन जाएगा हम 10। तो सेंटी होता है 10 टू रेज -2 होता है सेंटी के बराबर, सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो ये मैंने आपके सामने कन्वर्ट किया। इसको नंबर ऑफ फेज होते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर ये माइनस है तो ये जीरो एक और लग जाएगा, अगर प्लस होगी तो ये पॉइंट जीरो यहाँ पे आता। तो अब हमारे पास इसमें भी अगर मेन स्केल वर्नियर स्केल जो सर्कुलर स्केल है उसका जो जीरो है अगर मेन स्केल के साथ टच ना करे, ठीक है, जब वो टच ना करे तो हमारे पास, अगर टच कर गया तो कोई एरर नहीं है, अगर टच नहीं किया उसके आईन आमने सामने नहीं आए तो हमारे पास यहाँ पे भी मिस्टेक होगी, एरर होगी। अगर मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से आगे निकल जाए तो हमारे पास एरर पॉजिटिव होगा, और अगर पीछे रह जाए तो एरर नेगेटिव होगा। और इस एरर को रिजॉल्व करने का तरीका यही है कि एंड रिजल्ट में से अगर पॉजिटिव एरर है तो हमारे पास हमने माइनस वैल्यू को उतना जितना एरर है उतना हमने एंड रिजल्ट में से माइनस करना है, और अगर हमारे पास नेगेटिव एरर है तो एंड रिजल्ट के अंदर उतना हमने एरर प्लस करना है, जितना एरर था उतनी वैल्यू प्लस करेंगे ताकि हमारे पास आंसर कंपनसेट होके आंसर बिल्कुल ठीक आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास है मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में है फिजिकल बैलेंस है, लीवर बैलेंस है और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। उसके बाद बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस के जो हमारे पास यहाँ से जो एमसीक्यूज हैं उनको हम देखते हैं कि कौन से एमसीक्यूज हैं यहाँ से आते हैं और आ सकते हैं। एक है बीम बैलेंस, दूसरा है फिजिकल, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, अब जो हमारे पास सेंसिटिव बीम बैलेंस होता है वो 0.1 ग्राम या फिर हमारे पास 100 मिलीग्राम तक ये मेजरमेंट कर सकता है, तो इसका ये लीस्ट काउंट होगा। ये इसका लीस्ट काउंट होगा 0.1 ग्राम या फिर हमारे पास है 100 मिलीग्राम। तो ये हमारे पास 0.01 ग्राम या फिर हमारे पास 10 मिलीग्राम तक मेजरमेंट कर सकता है, 0.01 ग्राम या फिर 10 मिलीग्राम। और ये हमारे पास 0.001 ग्राम या फिर 1 मिलीग्राम तक कर सकता है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, जैसे मैंने पहले कन्वर्ट किया था कि ग्राम से मिलीग्राम में हम कर सकते हैं। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि जो बीम बैलेंस है 0.1 ग्राम तक मेजरमेंट करेगा, ठीक है, और ये 100 तक करेगा। जब यहाँ पे जीरो बढ़ रहा है तो यहाँ पे जीरो कम हो रहा है, अगर फिर यहाँ पे जीरो बढ़ा तो यहाँ पे जीरो कम हुआ। तो याद रखने के लिए बच्चों को अक्सर हम ये करवा देते हैं कि जो जिस चीज की पैमाइश हमारे पास जिसको बीम बैलेंस जिसको मेजर नहीं कर सकता, जिसकी पैमाइश नहीं कर सकता, 0.1 ग्राम से कम चीज हो तो वो हमारे पास फिजिकल बैलेंस करेगा, और फिजिकल बैलेंस ना कर सके तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस करेगा। तो हमारे पास सबसे जो बेहतर हुआ वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, सबसे बेहतर। उसके बाद फिजिकल बैलेंस और उसके बाद बीम बैलेंस। अगर आपसे पूछ ले एमसीक्यूज में कि इन तीनों में से एक्यूरेट कौन सा है, वो सबसे मोस्ट एक्यूरेट ये है और लीस्ट एक्यूरेट ये है। तो यहाँ पे उसने साइड इंफॉर्मेशन में उसने बहुत बड़ी काम उसने बात की कि a sensitive balance cannot measure large masses। जो सेंसिटिव बैलेंस होता है हमारे पास लार्ज मैसेज को मेजर नहीं कर सकता। सिमिलरली अ बैलेंस दैट मेजर लार्ज मैसेज कैन नॉट बी सेंसिटिव। सेंसिटिव वो होता है जो कि थोड़ी सी चीज को भी महसूस करे, ठीक है, थोड़ा सा मैस हुआ उसको भी उसने मेजर कर दिया। उसने बड़ी काम की बात देखी है कि जो हमारे पास सेंसिटिव बैलेंस है वो लार्ज मैस को, बहुत बड़े मैस को मेजर नहीं कर सकता, और जो बहुत बड़े मेजर को जो जो बहुत बड़े मैस को मेजर नहीं कर सकता, जो कर ले वो सेंसिटिव हमारे पास नहीं होता, ठीक है। उसके बाद उसने लिखा कि डिजिटल बैलेंसिंग measures even smaller difference of order of 0.000 ग्राम, 0. जो हमारे पास 0.123 000 ग्राम तक हमारे पास जो है डिजिटल जो बैलेंस है वो मेजर कर सकते हैं,
वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से भी अच्छे होंगे, या फिर वो हमारे पास 0.1 मिलीग्राम तक मेजरमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्टॉप वॉच। और अगर हम स्टॉप वॉच को देखें तो स्टॉप वॉच की हमारे पास दो ब्रांच इसकी टाइप्स हैं। स्टॉप वॉच इसकी दो हैं, एक हमारे पास है एनालॉग और एक है हमारे पास मैकेनिकल है और एक डिजिटल है। मैकेनिकल और एक हमारे पास है डिजिटल। यहाँ पे उसने इसके बारे में लिखा कि जो मैकेनिकल है हमारे पास वो 0.1 सेकंड तक टाइम की मेजरमेंट कर सकती है, और जो डिजिटल है वो 0.01 सेकंड तक टाइम की मेजरमेंट कर सकती है। और ये 0.1 सेकंड और 0.01 सेकंड का क्या मतलब है? अब देखिए 0. अगर इसका मैं पॉइंट खत्म करूं तो हमारे पास 1/10 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम कहते हैं कि किसी बच्चे के 40/100 मार्क्स हैं, तो हम कहते हैं कि 100 में से उसने 40 मार्क्स लिए हैं, 100 में से 40 लिए हैं। अब यहाँ पे है कि 10 सेकंड, एक सेकंड के 10 हिस्से करें, उसमें से जो एक हिस्सा होगा उसकी मेजरमेंट कर सकता है हमारे पास, कर सकती है कौन सी? मैकेनिकल स्टॉप वॉच। फिर से सुने कि 0.1 सेकंड का मतलब ये है कि पॉइंट खत्म किया, नीचे 10 आया, तो हम एक सेकंड के 10 हिस्से करें, उन 10 में से एक हिस्से की जो पैमाइश करेगी वो हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच है। और अगर इसको मैं देखूं तो इसका मैं पॉइंट खत्म करूं तो पॉइंट की बजाय 1 आएगा, एक और दो जीरो हमारे पास आएंगे। ये कहता है कि एक सेकंड के मैं 10 हिस्से करूं, 100 हिस्से करूं, और उन 100 में से एक हिस्सा जो है उसकी भी मेजरमेंट हमारे पास जो है डिजिटल स्टॉप वॉच है कर सकती है। इसका मतलब ये डिजिटल स्टॉप वॉच मैकेनिकल स्टॉप वॉच से 10 गुना ज्यादा बेहतर होगी। उसके बाद हमारे पास है मेजरिंग सिलेंडर जो है। मेजरिंग सिलेंडर जो है इस पे मिलीमीटर में लिखी होती है वैल्यू। तो ये हमारे पास 100 मिलीमीटर से लेके 250 तक इसकी रेंज होती है, ठीक है। और ये हमारे पास इसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि ये वॉल्यूम मालूम करने के लिए, लिक्विड का वॉल्यूम मालूम करने के लिए इसका ये एमसीक्यू आता है कि किस चीज के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये हमारे पास लिक्विड का वॉल्यूम मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है, और इसमें से बड़े काम के एमसीक्यूज बनते हैं। इस टॉपिक को हम अभी डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है सिग्निफिकेंट फिगर। ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ ये हमारे पास लॉन्ग में पेपर में अक्सर आता है, और इसमें से बहुत से एमसीक्यूज बनते हैं जो कि हमारे पास 9th क्लास से शुरू होता है, और ये पीपीएससी तक के टेस्ट तक यहाँ से एमसीक्यूज बन के आते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे 9th के जो सिलेबस में चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे चीज़ों को सीखेंगे। तो सबसे पहले कि जो इसकी डिफाइन है इसको मैं पढ़ूँ तो इन एनी मेजरमेंट के कोई भी हमारे पास मेजरमेंट हो, ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट, किसी भी मेजरमेंट में जितने हमारे पास एक्यूरेटली नाउन डिजिट हों, एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। कोई हमने मेजरमेंट दी है, उसमें जितने भी हमारे पास नाउन डिजिट थे हमारे पास, वो वाले भी हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे कि मेजरमेंट में हमारे पास वो काम की चीजें होंगी। और जो डाउटफुल है उनमें से पहले वाला, एंड द फर्स्ट डाउटफुल, जो पहले वाला डाउटफुल होगा वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर ही होगा। और ये हमारे पास कोई भी मेजरमेंट है उसकी प्रिसीजन के बारे में बताती है कि सिग्निफिकेंट फिगर बताते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास कितनी प्रिसाइज है। अब इसको जो डिफाइन है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि अक्सर बच्चों को इसकी डिफाइन के बारे में इश्यू होता है कि डिफाइन जो है अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं होती। सबसे पहले हम एक एग्जांपल के साथ इसकी डिफाइन को अंडरस्टैंड करते हैं। अब जरा गौर से देखिए, फर्ज करें ये मेरे पास एक स्केल है, यहाँ पे वैल्यू लिखी है 0 पे है, ये फिर 1 है और ये 2 है। तो यहाँ पे 1.5 होगा, 1.6। तो अब यहाँ पे मैंने किसी चीज़ की मेजरमेंट करनी है। फर्ज करें मैंने किसी चीज़ की इसकी मैंने बोर्ड मार्कर की मैंने मेजरमेंट करनी थी, और जब इसको मैंने यहाँ पे रखा तो ये ना तो 1.5 पे आया ना तो 1.6 पे आया, ये कहीं 1.5 और 6 के दरमियान में आ गया। यहाँ पे 1.5 और 6 के कहीं दरमियान में आया। जब मैंने इसकी मेजरमेंट की तो मैंने देखा भाई हमारे पास ये 1.5 या फिर 1.6
1.5 और 1.6 के दरमियान में है, ना तो ये 1.5 है ना 1.6 है, लेकिन हमें इसका पता है कि 1.5 और 6 के जो दरमियान में है, अगर मैं इसको गौर से देखूं तो चूंकि 1.5 और 1.6 के दरमियान है, तो 1.5 तो हमारे पास क्या है, कंफर्म है कि 1.5 तो है। अब इससे ऊपर कितना है? अब एक स्टूडेंट ने देखा कि उसने कहा कि भाई हमारे पास ये 1.52 है, 234 है। उसने इसकी मेजरमेंट की तो उसने कहा कि ये हमारे पास 1.5234 है। और किसी और स्टूडेंट ने कहा भाई हमारे पास ये 1.532 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1.5 है ये तो हमारे पास एक्यूरेट है, इसका तो हमें कंफर्म पता है कि ये 1.5 है, लेकिन अभी इससे आगे ये हमारे पास मेजरमेंट है कितनी, दरअसल कितनी है। अगर मैं इसको गौर से देखूं तो ये जो हमारे पास वैल्यू है ये तो हमारे पास एक्यूरेट है। आगे जो हमारे पास 2 3 4 ये हमारे पास डाउट है, इसमें ये डाउटफुल डिजिट्स हैं हमारे पास, कि इसमें डाउट है कि क्या ये इतनी वैल्यू है, ये इसके लगभग है, हमने देखा। तो जब दूसरे बच्चे ने जो मेजरमेंट की है उसने कहा कि ये 1.5 तो कंफर्म है, लेकिन आगे मुझे लग रहा है कि ये 2 3 आगे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मेजरमेंट में हमारे पास 1.5 जो है ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्यूरेटली नाउन डिजिट हो गए, ये हमें कंफर्म पता है, इसके बारे में हमें एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन है कि ये तो इतनी लेंथ तो उसकी है। आगे ये हमारे पास 2 3 4 या इस मेजरमेंट में 3 4 हमारे पास डाउटफुल है। और डाउटफुल में पहले नंबर पे कौन सा है? इसमें हमारे पास 2 है और इसमें हमारे पास 3 है। तो अब इस मेजरमेंट में हमने डिफाइन में पढ़ा कि इन एनी मेजरमेंट के किसी भी मेजरमेंट में ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट, जितने भी हमारे पास एक्यूरेटली नाउन डिजिट होंगे और उनमें से जो बाकी जो डाउटफुल हैं उनमें से जो पहला होगा, एक्यूरेटली नाउन भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर ही होंगे और डाउटफुल में से जो पहला होगा वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इस मेजरमेंट में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और जो सिग्निफिकेंट फिगर के अलावा हैं उनको हम ड्रॉप कर देंगे। और इनको ड्रॉप करने का जो रूल है वो भी मैं इस सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद में आपको सिखाऊंगा कि किन किन को हमने कैसे ड्रॉप करना है, जो उनके रूल्स हैं हम उनको देखेंगे। तो इस मेजरमेंट में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो इसमें भी हमारे पास सेम मैंने से 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब मजीद मैं आपको बताऊंगा बाद में सिग्निफिकेंट फिगर के बाद के हमें ड्रॉप कैसे करना है, तो जिनको हम जो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है उसके रूल क्या है उसको भी हम अच्छे से सीखेंगे। अब हमारे पास उसकी डिफाइन तो हो गई, अब इसके जो रूल हैं उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला इसका रूल है, इस रूल को अच्छे से सीखना है ताकि हमारे सारे के सारे एमसीक्यू ठीक हो सके। उसने कहा कि जितने भी हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। हमारे पास 1572 ये कोई मेजरमेंट लिखी है मैंने, कोई लिखी है क्वांटिटी, तो 1572। तो इसमें अगर मैं गौर से देखूं तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4, क्योंकि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं ये सारे के सारे हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं। और अगर हमारे पास जीरो, तो वैसे जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। हाँ अलबत्ता अगर हमारे पास जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में कहीं आ जाए तो वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि खून लगा के शहीद हो जाएगा ये भी। अब दो सिग्निफिकेंट के दरमियान में आ गया तो ये भी सिग्निफिकेंट बन गया। मतलब ये हुआ कि जो अच्छों की सोहबत में आएगा तो उसकी भी वैल्यू बन जाएगी। तो हमारे पास ये भी 15272 ये सिग्निफिकेंट थे, इनके दरमियान में नॉन सिग्निफिकेंट जीरो आया तो ये भी सिग्निफिकेंट बन गया। तो इस मेजरमेंट में हमारे पास 1 2 3 4 और 5, हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। पहला रूल क्या था कि जितने भी हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, और अगर कोई जीरो आ जाए सिग्निफिकेंट के दरमियान में तो वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा रूल है कि जो डेसिमल जो पॉइंट में होते हैं, जो आशारिया में होते हैं, तो अब उसमें क्या केस होगा। अब मैं यहाँ पे आपके सामने लिखता हूं 0, इसको मैंने देखा। तो जो डेसिमल में ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट है,
डेसिमल पॉइंट के जो बाद में हमारे पास सिग्निफिकेंट, जो बाद में एंड पे जीरो होते हैं, इनको हम ट्रेलिंग जीरो भी बोलते हैं। ठीक है, जो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जो जीरो होते हैं वो हमारे पास हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, और जो डेसिमल पॉइंट के शुरू में जो हमारे पास लेफ्ट पे जीरो होंगे वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इनको हम लीडिंग जीरोस भी बोलते हैं। ये जस्ट ये जगह पूरी करने के लिए होते हैं हमारे पास। अब इसमें सबसे पहले पॉइंट को छोड़ के देखें तो हमारे पास 1 भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है, 5 भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है, 2 भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है, और 2 5 और 2 दो सिग्निफिकेंट के दरमियान में जीरो है, तो ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट हो जाएगा। और जब आशार्य, जब पॉइंट लग जाए, जब हम डेसिमल की बात करें, डेसिमल प्लेस की बात करें, डेसिमल पॉइंट की बात करें, तो हमारे पास जो लीडिंग, जो ट्रेलिंग जीरो होते हैं, जो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड के जो एंड पे जीरो होते हैं, ये भी सिग्निफिकेंट होते हैं, और जो शुरू में जीरो होते हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो इस केस में हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे कितने होंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट भी होंगे, और शुरू वाला जीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होगा, जस्ट ये जगह पूरी करने के लिए, खाना पूरी के लिए हमारे पास होगा। तो फिर से देखें, इस रूल को दोबारा से सुने। अगर हमारे पास डेसिमल प्लेस की बात करें तो पॉइंट की जो बाद जो एंड वाले जीरो होंगे वो हमेशा हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। ये जीरो तो सिग्निफिकेंट बन ही जाएगा क्योंकि ये पॉइंट के बाद हमारे पास देखें तो एक नॉन जीरो डिजिट भी है, और दो सिग्निफिकेंट के दरमियान में अगर जीरो आए तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है, और जो शुरू वाले जीरो हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। और हाँ अलबत्ता अगर यहाँ पे हमारे पास 1 होता तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाता, क्योंकि ये इसने दो नॉन जीरो के दरमियान में इसने आना था। जो दो नॉन जीरो के दरमियान में आएगा तो वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट बन जाएगा। इसकी हम एक दो और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास 204.020, तो इसमें जितने भी जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट है। रूल को देखते हैं कि पॉइंट ये लगा है तो पॉइंट के बाद का जो जीरो आखिरी होगा, जितने भी जीरो हो, चाहे यहाँ पे मैं एक और जीरो लगा दूं, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। और ये जीरो सिग्निफिकेंट क्यों होगा, क्योंकि ये 2 और 4 इनके दरमियान में आ चुका है, नॉन जीरो के दरमियान में। और ये सिग्निफिकेंट क्यों होगा, क्योंकि ये हालांकि पॉइंट की जो बाद इस तरफ जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, हाँ अलबत्ता अगर वो नॉन जीरो के दरमियान में, सिग्निफिकेंट के दरमियान में आएंगे तो वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट बन जाएंगे। तो इस केस में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7 सिग्निफिकेंट यहाँ पे हमारे पास होंगे। अब हमारे पास जो इसका नेक्स्ट केस है, केस नंबर 4, कि हमारे पास अगर बहुत बड़ी कोई वैल्यू है होल नंबर में 2 7, अब कोई बड़ी वैल्यू है या इससे ज्यादा भी जीरोस हैं, उसने कहा कि जिसमें 2 या उससे मोर ज्यादा जीरो होंगे, 2 और मोर जीरोस, एंड पे ज्यादा जीरो होंगे, पॉइंट भी नहीं लगा होगा, तो इसमें सिग्निफिकेंट कौन सा होगा। इसमें ये जो जीरो है ये हमारे पास सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो इसके लिए जो हम काम करते हैं इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। अभी मैंने आपको सिखाया कि साइंटिफिक नोटेशन का सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम शुरू में जो एक नॉन जीरो डिजिट बचाएंगे उसके फौरन बाद हम लगाएंगे पॉइंट, उसके बाद लिखेंगे। अगर मैंने 700 लिखा और फिर 10 की पावर मैंने बनाया कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 टू रेज 8 हमारे पास लिख लिया मैंने। हालांकि मैं ये सारे के सारे जीरो भी लिख सकता हूँ। अब किसी मेजरमेंट में वो जो इसके आगे रूल भी है वो 9th में एप्लीकेबल नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे नहीं लिख पाता, लिखूंगा। तो अब इसको मैंने लिखा, मैंने जस्ट 2 जीरो लगा दिए। अगर मैं चाहूँ तो सारे के सारे जीरो भी लगा सकता हूँ, वो ऐसे कि हमारे पास 6 के 6 मैंने लगाए जीरो, फिर 10 टू रेज 8 लिखा मैंने। और अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के कितने होंगे, और याद रखें जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में जो चीज लिखी गई होगी जो पावर में, तो इसको हमने काउंट नहीं करना। अब इसको बकाया देख लें, बकाया पे रूल लगाएं कि पॉइंट के बाद जितने भी हमारे पास नंबर हैं वो भी जीरो हैं, वो भी डिजिट्स, वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे, और ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस केस में हमारे पास 8 सिग्निफिकेंट होंगे। और कुछ बच्चे क्या करते हैं 8 9 10 11, तो ये हमारे पास केस गलत हो जाएगा। और अगर बाद में इसके ये लीस्ट काउंट पे भी डिपेंड करती होती है ये चीज,
कि इंस्ट्रूमेंट जिसके साथ हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसके लीस्ट काउंट पे भी। अगर ऐसा केस हो कि मैं इसको राउंड ऑफ करूं और हमारे पास ये होता 10 टू रेज 8, तो इसमें 1 2 3 4, तो इस केस में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर होने थे, इसको तो हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। और मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखी होगी कोई वैल्यू, तो उसमें जो हमारे पास है सिग्निफिकेंट फिगर है वो उसमें हमने जो साइंटिफिक नोटेशन में है जो पावर में है, जैसे यहाँ पे फर्ज करें मेरे पास 3.2 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 5 होगा, तो इसको मैं नहीं काउंट करूंगा 1 2, तो हमारे पास यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, हमारे पास यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ये बड़े अच्छे से समझ आई होगी। इसको मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ कि पहला पॉइंट ये था कि जितने भी हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। दूसरे में कहा कि सिग्निफिकेंट के दरमियान में अगर कोई जीरो आ गया तो वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट बन जाएगा। और अगर पॉइंट के बाद जो एंड पे जीरो होते हैं, ट्रेलिंग जीरो जो राइट साइड पे होते हैं, राइट साइड हमारे राइट हैंड की तरफ जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं सिग्निफिकेंट, जो शुरू में होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। अलबत्ता अगर यहाँ पे कोई नॉन जीरो डिजिट आता तो ये भी सिग्निफिकेंट बन जाता। तो उसके बाद हमने लिखा कि अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ी वैल्यू है तो उसको हम जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं नहीं भी होते, वो उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे भी डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे 9th क्लास में ये चीज नहीं है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का एमसीक्यू फिर एक्स्ट्रा नहीं आएगा। और अगर इसको फिर हम साइंटिफिक नोटेशन में देखेंगे और जो पावर वाली फैक्टर होगा इसको छोड़ के बकाया काउंट कर लेंगे, बकाया वही रूल हमारे पास होगा, तो हम लोग इसको अच्छे से बता सकते हैं। और इनके 3 बड़े सिंपल रूल हैं, उनको हम अच्छे से सीखेंगे। अब फर्ज करें मेरे पास एक वैल्यू है 7952 और मुझे कहा गया है कि इसको हमने जब राउंड ऑफ करना है तो आंसर में जस्ट हमने 2 डिजिट बचाने हैं अप टू 2 प्लेस। ठीक है, तो हमने 2 डिजिट बचाने हैं, तो वो 2 कौन से होंगे, पहला ये दूसरा ये, शुरू से देखने होते हैं। अब इसका आंसर जो लिखना है, बाकी हमने जो ड्रॉप करने हैं वो हमारे पास ये जो बकाया है हमने वो सारे ड्रॉप करने होते हैं। अब इसमें करेंगे कैसे, जब हमने ड्रॉप करने हैं तो उसमें जो पहला डिजिट है हम उसको देखेंगे, ड्रॉप डिजिट में से हम पहले को देखेंगे। अगर तो वो हुआ 5 से बड़ा, फर्क यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6, 5 से बड़े से मुराद हमारे पास 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, इनमें से कोई भी हुआ। 5 से बड़ा हुआ तो हम पिछले वाले में 1 ऐड कर देंगे, 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 होगा, 0 लिखा 1 कैरी तो ये 80 बन गया। मतलब 79 में 1 ऐड किया तो हमारे पास 80 बन गया, और जो बकाया है उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, और अगर ऐसा हो कि हमारे पास जो ड्रॉप डिजिट है वो 5 से कम हो, मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर वो 5 से कम हो, अब भी मैंने आंसर लेके आना है, 2 के बाद हमने बाकी ड्रॉप कर देने हैं, 2 डिजिट्स बचाने हैं बाकी ड्रॉप करने हैं। अब जो ड्रॉप डिजिट ये हैं तो इसमें पहले को हमने देखना है। अगर ये मैंने कहा कि 5 से बड़ा होगा तो पिछले वाले में हम एक वन ऐड कर देंगे, अगर ये 5 से छोटा हुआ तो हम ऐड नहीं करेंगे। अब देखिए ये 4 है, 5 से छोटा है, 5 से छोटे में कौन से होंगे, 4 3 2 और 1 होगा। अब ये 4 5 से छोटा है तो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे और बाकी को हम ड्रॉ कर देंगे। ये 2 रूल हो गए हमारे पास। पहला रूल क्या है कि अगर ड्रॉप डिजिट में से पहला जो है वो 5 से बड़ा हुआ तो हम क्या करेंगे भाई, पिछले वाले में 1 ऐड कर देंगे और ये सारे के सारे ड्रॉप कर देंगे। अगर 5 से छोटा हुआ ऐड नहीं करेंगे, बाकी को हम ड्रॉप कर देंगे। और तीसरा ये हमारे पास पहला था केस, ये दूसरा केस है। तीसरा केस हमें बहुत गौर से समझने वाला है कि अगर ड्रॉप डिजिट हमारे पास बजाते खुद वो हुआ 5, तो फिर क्या होगा। फर्क करें, ये हमारे पास 7 है। अब हमने फिर से आंसर लेके आना है कि 2 डिजिट्स बचाने हैं और बाकी को ड्रॉप करना है। अब ड्रॉप डिजिट में से पहला बजाते खुद 5 है। पहले केस में था कि 5 से बड़ा हो, दूसरे में कि 5 से छोटा हो। अगर वो खुद 5 हुआ तो फिर क्या होगा, हमें देखना है। जब वो खुद 5 हुआ तो हमने फिर उसके जो पीछे डिजिट है हमने उसको देखना है। और अगर तो ये हमारे पास हुआ इवन,
इवन मतलब कि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हुआ तो फिर हम उसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। और इनको ड्रॉप करके इवन हुआ तो हम वो लिख देंगे, आंसर में आ जाएगा। और अगर हुआ वो ऑड हुआ, ऑड से मुराद जो कि 2 पे डिवाइड ना हो, 1, 3, 5, 7, 9 हो, इनमें से कोई हुआ तो फिर उसमें हम 1 ऐड कर देंगे और हम लोग आंसर लिख देंगे। इसमें देखें कि अब ये बताते खुद 5 है, तो इसके पीछे वाले को देखा ये 7 है, 7 हमारे पास ऑड है। अब ऑड है तो हम यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, तो ये 78 बन जाएगा और बाकी को हम स्किप कर देंगे। और अगर ये हमारे पास होता इवन, ये हमारे पास 76 होता और 5 2 है। अब जब मैंने 2 डिजिट्स के बाद बाकी ड्रॉप करने हैं तो ये बताते खुद 5 है, और 5 के जो प्रीवियस है वो देखा तो वो तो खुद ही इवन है। जब इवन है तो इसमें ऐड नहीं करेंगे, बस एज इट इज लिख के बाकी को हम ड्रॉप कर देंगे। तो हमने क्या सीखा कि अगर ड्रॉप डिजिट में से जो पहला है वो बताते खुद ही हमारे पास 5 हुआ, तो पीछे देखेंगे अगर ऑड है तो उसको इवन बना देंगे, बाकी छोड़ देंगे। अगर इवन है तो उसको हम नहीं छेड़ेंगे। मतलब कि हमने जब ड्रॉप डिजिट खुद वो 5 हुआ तो हम जो प्रीवियस जो आंसर लिखेंगे उसको हम इवन बना के लिखेंगे। आई होप कि आप सबको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। और यहाँ पे मैं 2 से 3 आपको एमसीक्यू बना के देता हूँ, तो इसको आपने सॉल्व करना है। कि इसको आपने लिखना है राउंड ऑफ करके, इसको आपने अप टू 2 डिजिट लिखना है इसको भी। और दूसरा आपके पास है ये है, और तीसरा आपके पास एमसीक्यू जो है इन तीनों को आपने 2 डिजिट पे ऐसा करके सोल्व करना है। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आई होगी। और इस वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आपके एमसीक्यू जो है वो अच्छे से हो सके। और इसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, ताकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी और आप चीज़ों को अच्छे से टैकल कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा आपको यहीं पे नहीं होगा, आपको आगे भी आहिस्ता आहिस्ता आपको फ़ायदा होगा। और बाकी बुक्स के भी आप एमसीक्यू को उस तरह से अच्छे से पढ़ें। और अगर आपको समझ आए तो अपनी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि अगर हम किसी का फ़ायदा करते हैं तो कल हमारा भी फ़ायदा होगा। जज़ाकुमुल्लाहु अहसन कसीरा।